हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे चैनल रियल पढ़ाई में। यहाँ हम करते हैं रियल सोर्स से रियल तरीके से पढ़ाई। वर्ड टू वर्ड, लाइन बाय लाइन सिंप्लीफाई करूँगी मैं एनसीईआरटी को। जैसे मैं खुद पढ़ती हूँ सेम उसी तरीके से मैं यहाँ पे भी एनसीईआरटी में पढ़ ही रही हूँ। बस जहाँ पे मुझे ज़रूरी लगता है मेरे हिसाब से, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत इंपॉर्टेंट है और रिवीजन करने में सुविधा रहे, इसलिए मैं उन चीज़ों को हाईलाइट कर देती हूँ और वहाँ पे रुक के थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ। अदरवाइज़ बस एक रीडिंग जैसा ही लगाना है एनसीईआरटी को, और मैं जैसे पढ़ती हूँ वैसे ही मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ। तो मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर आप लोग एनसीईआरटी के जगह पे कोई भी जिस्ट, सारांश, कोई भी कैप्सूल पढ़ रहे हैं, कोई भी शॉर्टकट अपना रहे हैं, तो प्लीज़ उनमें अपनी मेहनत ना बर्बाद करें। एनसीईआरटी की बुक से पढ़ाई करें, रियल सोर्स से पढ़ाई करें, वर्ड टू वर्ड पढ़ाई करें। आपको समझ में आएगा कि बुक पढ़ने का फ़ायदा क्या है, बुक पढ़ने से कैसे आपकी सोचने समझने की क्षमता, कैसे पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है, कॉमन सेंस की समझ कैसे बढ़ती है, कैसे सब कुछ सोचने समझने की क्षमता बढ़ेगी, किसी चीज़ को अलग नज़रिए से देखने की क्षमता बढ़ेगी। बुक पढ़ने से ये बहुत सारे फ़ायदे होते हैं जो जिस्ट पढ़ने से नहीं होते। जिस्ट पढ़ने से आपको सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन भर मिल जाती है, फैक्ट्स मिल जाते हैं, तथ्य मिल जाते हैं। लेकिन बुक पढ़ने से आपको ये भी समझ में आता है कि अच्छे इन फैक्ट्स पर कैसे फोकस करना है, कैसे किन्हीं चीज़ों की तुलना करनी है, और भी बहुत सारी चीज़ों की सोचने की क्षमता बढ़ती है, चीज़ें लंबे समय तक कैसे याद रहती हैं। और एनसीईआरटी इतनी ब्यूटीफुली डिज़ाइंड है कि आप पढ़ेंगे तो आपको पढ़ के खुद ही समझ में आने लगेगा कि हाँ, बुक पढ़ने का फ़ायदा क्या है। मैं आपको बता दूं कि ज्योग्राफ़ी की ये जो सीरीज़ हम कर रहे हैं उसमें हमने शुरुआत की है 6th क्लास की ज्योग्राफ़ी से, और उसमें हम 2 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे। हिस्ट्री की भी सीरीज़ चल रही है जिसमें क्लास 6 और क्लास 7 की हिस्ट्री हमने कंप्लीट कर ली है। अब हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे तो क्लास 8 की हिस्ट्री से शुरू करेंगे। अगर आपको ये सब नहीं देखा है, अगर अभी तक आपने वो सब वीडियोस नहीं आपकी कंप्लीट है, तो मैं डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक डाल दूंगी, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। चैनल पर भी आप जा कर के डायरेक्टली देख सकते हैं। और मैं आपसे इंसिस्ट करूँगी कि अगर आपने पहले के चैप्टर्स नहीं पढ़े हैं तो पहले उन्हें कंप्लीट कर लें, क्योंकि एनसीईआरटी का जो तरीका है वो क्रमशः पढ़ाने का है। जब आप पहले के चैप्टर्स पढ़े होंगे तब आपको आगे के चैप्टर अच्छे से समझ में आएंगे। तो अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का चैप्टर। देखते हैं कि क्या खास है आज के चैप्टर में। चैप्टर का नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पिछले 2 चैप्टर हम देख चुके हैं जिसमें हमने देख लिया था कि अक्षांश, देशांतर, यामी उत्तर देख लिया था कि जो ग्रीनविच से लाइन जा रही है और भारत की यामी उत्तर 82.5 डिग्री से जा रही है। तो ये सब चीज़ें हमने देख ली थी। अब आज हम देखेंगे कि पृथ्वी की गतियाँ। ये देखिए, ये जो बनी है पृथ्वी यहाँ पे, इसमें इधर की दिशा दिखाई गई और पृथ्वी किस तरफ घूर्णन करती है, वो पश्चिम से पूर्व की तरफ करती है। देखते हैं। जैसा कि आप जानते हैं पृथ्वी की गति 2 प्रकार की है, घूर्णन एवं परिक्रमण। घूर्णन क्या है और परिक्रमण क्या है? घूर्णन का मतलब है कि अपनी जगह पे घूमते रहना, घूमते रहना, घूमते रहना। और परिक्रमण का मतलब है कि कोई एक यहाँ पे चीज़ है, इसके साइड 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 ऐसे ऐसे घूमते रहना। आप समझ रहे हैं कि कोई चीज़ साइड घूम रही है तो वो परिक्रमण है, और इसी में एक ही जगह पे खुद से ही घूम रही है तो वो घूर्णन है। तो जैसे हम बचपन में खेलते हैं तो खुद ही अगर गोल घूमते हैं, चक्कर काटते हैं, जिसे गोल गोल पानी कहा जाता है, तो वो घूर्णन है। लेकिन अगर जब हम हाथ पकड़ लेते हैं अपने दोस्तों के, 2-4 दोस्तों के, और गोला बना लेते हैं और फिर हम उसमें ऐसे ऐसे घूमते हैं, तो वो परिक्रमण होता है। तो देखते हैं। पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूमना घूर्णन कहलाता है। सूर्य के चारों ओर एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब पृथ्वी का अक्ष क्या है? अक्ष हमने पिछले चैप्टर में देख लिया था कि यहाँ से एक ऐसी तिरछी सुई जैसी थी जिसे हम अक्ष मानते थे। अक्ष मतलब हमने एक काल्पनिक रेखा मानी हुई है। अब वो इसी पे घूम रही है, इसे सेंटर मान के इसी में घूम रही है, वो घूर्णन है। और एक स्थिर कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। किसके? सूर्य के चारों ओर, के बीच में सूर्य है और इसका एक निश्चित यहाँ पे पथ है, उसी कक्षा में पृथ्वी लगातार घूम रही है, वो परिक्रमण है। पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है जो इसके कक्षीय सतह से 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। यानी कि अब जो अक्ष आप देखेंगे, पृथ्वी का अक्ष जो है यहीं पे, ये समझ लीजिए कि ये पृथ्वी है। तो अक्ष ऐसी नहीं है कि सीधा आप मान ले, अक्ष जो है वो ऐसी है।
थोड़ी सी झुकी हुई, यानी कि यहाँ 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। 66.5 डिग्री पे हमने एक रेखा भी देखी थी, वो रेखा कौन सी थी आपको अगर याद होगा तो? यहाँ पे उत्तरी ध्रुव था, यहाँ पे दक्षिणी ध्रुव था। ये विषुवत रेखा देखी थी हमने, कर्क रेखा, मकर रेखा देखी थी हमने। तो साथ में हमने दूसरी रेखा भी देखी थी पिछले चैप्टर में ही। अगर मैं आपको लेकर के चलूँ तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे ये देखिए आप, यहाँ पे ये विषुवत रेखा हमने देखी थी, ये कर्क रेखा, ये मकर रेखा, ये दक्षिण ध्रुव वृत्त है और ये उत्तर ध्रुव वृत्त है, ये 66.5 डिग्री पर। तो और ये उत्तरी ध्रुव है, दक्षिणी ध्रुव। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि 66.5 डिग्री क्यों लिया गया, क्योंकि इसी पे हमारी जो है पृथ्वी झुकी हुई है, ऐसे 66.5 डिग्री के कोण पे। तो इस पे भी हमने एक रेखा मान ली है। और यहाँ से मतलब, और क्यों यहीं से माना गया रेखा, क्योंकि यहाँ से झुकने का जो तात्पर्य है वो ये है कि जो सूर्य की किरणें हैं वो यहाँ से ही एकदम ऐसे तिरछे ही हो जाती हैं, फिर यहाँ से वो पहुँच नहीं पाती। तो यहाँ पे एकदम शीत प्रदेश रहता है। आपने देखा था कि ये यहाँ के जो एरिया थे वो एकदम से शीत वाले थे, और यहाँ पे एकदम गर्मी, ये जो है सर्दी गर्मी दोनों का एरिया है। तो यहाँ से सूर्य का जो, जिस एंगल पे पृथ्वी झुकी हुई है उसका लेना देना सूर्य के प्रकाश से है। सूर्य का प्रकाश कहाँ तक पहुँचेगा, कहाँ सीधा पहुँचेगा, कहाँ तिरछा पहुँचेगा और कहाँ पहुँचेगा ही नहीं, ये डिपेंड करता है कि पृथ्वी कितनी झुकी हुई है। तो आप, आई होप कि आप रिलेट कर पा रहे होंगे। देखते हैं अपने चैप्टर में आगे बढ़ते हैं। कहाँ गया, ये रहा यहाँ पे। वह समतल जो कक्ष के द्वारा बनाया जाता है उसे कक्षीय समतल कहते हैं। कक्षीय समतल क्या है, इन सबको हाईलाइट करते हुए चलिए। ये कक्षीय समतल है, आगे चल के मैं एनसीईआरटी सब बताएगी बहुत अच्छे से। परिक्रमण क्या है, घूर्णन क्या है, 66.5 डिग्री का कोण, सब कुछ याद रखने की ज़रूरत है। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पृथ्वी का आकार गोले के समान है, इसलिए एक समय में सिर्फ इसके आधे भाग पर ही सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है। अब आप समझ लीजिए पृथ्वी गोल ही है, मतलब कि ऐसे पूरा गोल है। और ये जैसे चपटे सिर्फ वृत्त नहीं है कि सिर्फ एक सामने ही यहाँ पे सूर्य का प्रकाश चारों जगह पहुँच जाएगा, मतलब एक साइड पहुँचेगा तो एक साइड नहीं पहुँचेगा, पीछे का एरिया जो है वहाँ पे अंधकार रहेगा। पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। सूर्य की ओर वाले भाग में दिन होता है, जबकि दूसरे भाग जो सूर्य से दूर होता है वहाँ रात होती है, यानी कि अंधेरा होता है। ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रदीप्त वृत्त कहते हैं। अब बता दें, मतलब प्रदीप्त वृत्त क्या है। प्रदीप्त वृत्त बदलता रहेगा। ये जो आवाज़ आ रही है मैं इसके लिए माफ़ी चाहती हूँ, बगल वाले घर में शायद कोई काम चल रहा है तो यहाँ पे कंटिन्यूस आवाज़ आ ही रही है, उसके लिए मैं कुछ कर नहीं सकती, सॉरी। आप चैप्टर पे फोकस करिए कि जो प्रदीप वृत्त है वो क्या है। वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है, वो मतलब चेंज होता रहेगा कि आज कुछ यहाँ का हिस्सा है तो फिर कुछ यहाँ का हिस्सा है, फिर यहाँ का हिस्सा है, तो इस तरीके से वो बदलता रहेगा। यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। जैसा कि आप चित्र 3.2 में देख सकते हैं, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लेती है। घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है, यह पृथ्वी की दैनिक गति है। अब आपने देखा कि पृथ्वी दिन क्या होता है। जो घूर्णन का समय काल है कितना है, 24 घंटे। 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पे एक बार पूरा राउंड घूम लेती है, और ये इसकी दैनिक गति है। और ये सारी चीज़ें एग्ज़ाम में आ जाती हैं कि दैनिक गति क्या है। आओ कुछ करके सीखें। पृथ्वी को दर्शाने के लिए एक गेंद ले तथा सूर्य को दर्शाने के लिए एक जलती हुई मोमबत्ती। अब ये सब आप करके देख सकते हैं या फिर इमेजिन करके भी देख सकते हैं अपने दिमाग में। गेंद पर शहर एक्स को दिखाने के लिए निशान लगाइए। अब गेंद को इस प्रकार रखें कि शहर एक्स में अंधेरा हो। गेंद को अब बाएं से दाएं घुमाएं, जैसे पृथ्वी घूमती है इधर से इधर घुमाते हैं तो शहर में सूर्योदय होगा। अगर गेंद को आप घुमाना जारी रखते हैं तो बिंदु एक्स धीरे धीरे सूर्य से दूर चला जाता है, यह सूर्यास्त है। तो बस यही समझने की चीज़ है। आप कुछ भी अपने दिमाग में इमेजिन कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। ये छोटे बच्चों के समझाने के हिसाब से बनी हुई है, तो उनको इस तरीके से समझ में आता है। पृथ्वी के कक्षीय समतल पर लंब। पृथ्वी का कक्षीय समतल क्या है, ये है।
ठीक। और जो उत्तर ध्रुव है वो यहाँ है, दक्षिणी ध्रुव यहाँ है। यहाँ 66.5 डिग्री कोण पे ये अक्ष जो झुका हुआ है। अब आप देखेंगे कि जो पृथ्वी का कक्षीय समतल है क्या, ये वह समतल है जो कक्ष द्वारा बनाया जाता है, उसे कक्षीय समतल कहते हैं। यानी कि मतलब जो पृथ्वी हम ऐसे ही करते तो मतलब समतल पृथ्वी तो ऐसे होती 90 डिग्री पे ऐसे हम लंब खींचते तो, लेकिन जो ये अक्ष है, अक्ष कैसे है, अक्ष 66.5 डिग्री कोण पे झुका हुआ है। यहाँ से ही हम कोण को मापते हैं अक्ष से। ऐसे ही मकर रेखा कितने पे है, 23.5 पे। ठीक, यहाँ है उत्तरी ध्रुव, ये है दक्षिणी ध्रुव, ये अक्ष है, ये प्रदीप्त वृत्त है। अब आप ये प्रदीप्त वृत्त कैसे देख पा रहे होंगे कि मतलब यहाँ पे ही सूर्य का प्रकाश जो है वो ऐसे डायरेक्ट आ रहा है, और ये जो वृत्त है, ये वृत्त, इसमें दोनों पार्ट आ रहे हैं कि यहाँ पे उजाला रहेगा इस भाग में अंधेरा रहेगा। यानी कि जिस गेंद को आपने पकड़ा हुआ है, अगर मोमबत्ती, अगर आप यहाँ पे दिखा रहे हैं सूर्य को मोमबत्ती समझ लीजिए, एक प्रकाश होगा, यानी कि जो ये आधा भाग प्रकाशित इधर दिख रहा है, आधा ही भाग प्रकाशित उधर दिख रहा होगा। लेकिन वह वृत्त जिसमें प्रकाश और अंधेरा दोनों हम मिल रहा है, तो गेंद का वो वाला जो हिस्सा है जिसमें अंधेरा उजाला दोनों दिख रहा है, वो क्या है, वो प्रदीप्त वृत्त है। पृथ्वी पर दिन और रात दोनों दिख रहे हैं। आई होप कि आप ये चित्र को देख करके सब समझ पा रहे होंगे। आप इनका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और आप अपने हिसाब से या वीडियो को पॉज करके अच्छे से देख सकते हैं, बिना किसी जल्दबाजी के आराम से पढ़ें। सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस वाइज, बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है। क्या आप जानते हैं प्राचीन भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है या घूमती है। अब आपको याद होगा, अगर आपने हिस्ट्री के चैप्टर्स भी कर रखे हैं, तो क्लास 6 की ही एनसीईआरटी में ये बता दिया था कि आर्यभट्ट जो थे उन्होंने बताया था, ये प्राचीन खगोल शास्त्री थे, उन्होंने बता दिया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो अगर आप वहाँ से पढ़े होते तो आप यहाँ पे रिलेट कर पाते। तो एनसीईआरटी ऐसे ही बहुत अच्छे से डिज़ाइन की हुई है कि आप जो भी पढ़ चुके हैं उनका इतना बार यूज़ होगा आगे चल के चैप्टर में कि आपको वो अपने आप याद हो जाएगा। अगर पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो क्या होगा? सूर्य के तरफ वाले पृथ्वी के भाग में हमेशा दिन होगा, जिसके कारण उस भाग में गर्मी लगातार पड़ेगी। दूसरे भाग में हमेशा अंधेरा रहेगा एवं पूरे समय ठंड पड़ेगी। इस तरह की अवस्था में जीवन संभव नहीं हो पाएगा। आप समझ रहे हैं, क्योंकि आप गेंद जो घुमा रहे हैं और यहाँ पे मोमबत्ती, तो आप समझेंगे कि हाँ, प्रकाश कभी यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर यहाँ आ रहा है, फिर हर जगह पहुँच पा रहा है थोड़े थोड़े टाइम के लिए। थोड़े टाइम के लिए गर्मी आ रही है, सर्दी आ रही है, बरसात आ रही है, तो हम सह ले रहे हैं। लेकिन लगातार वही स्थिति बनी रहेगी तो रोग बढ़ने लगेंगे, चीज़ें नहीं डेवलप हो पाएंगी, सिर्फ गर्मी या सर्दी ही पड़ती रहेगी। तो पृथ्वी की दूसरी गति जो सूर्य के चारों ओर कक्ष में होती है, यानी कि अभी तो हमने पृथ्वी को देखा कि एक ही जगह पे जो घूम रही है खुद में ही। अब हम देखेंगे कि बीच में सूरज और पृथ्वी चारों तरफ ऐसे जो घूम रही है, इस गति को परिक्रमण। अब बार बार समझाना नहीं होना चाहिए कि परिक्रमण क्या है, घूर्णन क्या है, अब आपको समझ जाना चाहिए। परिक्रमण की बात होगी तो सूर्य के चारों ओर, परिक्रमण मतलब परिक्रमण, किसी के मतलब किसी पराई चीज़ के चारों तरफ हो रहा है, और घूर्णन का मतलब एक ही जगह पे घूमना। पृथ्वी एक वर्ष या 365 और सही 1/4 यानी कि 365 और 1/4 दिन का 1/4 हिस्सा दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है। हम लोग एक वर्ष 365 दिन का मानते हैं तथा सुविधा के लिए 6 घंटे को इसमें नहीं जोड़ते हैं। यानी कि 1/4 का मतलब क्या हो गया, 24 घंटे का एक दिन होता है, तो 1 का क्या हो गया, 24/4 यानी कि 6 घंटे। यानी कि 365 दिन और 6 घंटे में पृथ्वी सूर्य का एक परिक्रमा पूरा करती है। लेकिन हम क्या करते हैं, हम एक वर्ष को सिर्फ 365 दिन का ही मानते हैं, हम 6 घंटे नहीं जोड़ते हैं। ये 6 घंटे का भी क्या होता होगा, बढ़ते बढ़ते तो वो बढ़ता होगा, तो अभी इसका भी बताएगी एनसीईआरटी। 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसके अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 28 के बदले 29 दिन का होता है। यानी कि 4 साल में ये 6 घंटे जो हमारे पास बच रहे हैं वो कितने हो जाएंगे, 24 घंटे, यानी कि एक दिन हो जाएगा। और वही हमारा 4 साल में जो हमारी फरवरी 29 दिन की हो जाती है, वो वही चक्कर है। तो ऐसे ही हम उसे फरवरी में जोड़ देते हैं। और फरवरी में क्यों जोड़ते हैं, क्योंकि सबसे कम दिन फरवरी में ही होते हैं, बाकी सब में तो 30, 31 हैं ही।
ऐसा वर्ष जिसमें 366 दिन होते हैं उसे लीप वर्ष कहा जाता है। लीप वर्ष का आपने नाम सुना ही होगा। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। अब आपको ये पता लगाना है कि लीप वर्ष कब होगा। स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार, आपको ये पता लगाना है कि क्या ये 2024 ही तो लीप वर्ष नहीं था। पता लगाइए कि अगला लीप वर्ष कब होगा। स्पष्ट है, चित्र से स्पष्ट है कि पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान दीजिए कि पृथ्वी के पूरे कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई होती है। सामान्यतः एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। बहुत आवाज़ आ रही है, सॉरी। एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। अब धीरे धीरे आप समझेंगे कि एक तो ये पृथ्वी दीर्घवृत्ताकार पथ पे चल रही है, दूसरे वो हमेशा अपने कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। तीसरा क्या है कि एक वर्ष को गर्मी, सर्दी, वसंत एवं शरद ऋतुओं में बांटा जाता है। 4 ऋतुओं में बांटा जा रहा है और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, ऋतुओं में परिवर्तन क्यों होता है? क्योंकि सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन होता है। चूँकि हमेशा पृथ्वी झुकी हुई है, अब आप समझ लीजिए कि यहाँ पे सूर्य है, ये है हमारा सूर्य। पृथ्वी हमेशा ऐसे झुकी हुई ही यहाँ पे है, यहाँ पे भी ऐसे ही झुकी हुई है, यहाँ पे भी ऐसे ही झुकी हुई है, यहाँ पे भी ऐसे ही झुकी हुई है। तो जब सूर्य का प्रकाश यहाँ पड़ेगा तो ये हिस्सा प्रकाशित होगा, यहाँ पड़ेगा तो इस हिस्से में प्रकाश आएगा। और देखिए खुद ही यहाँ पे प्रकाश का हिस्सा दिया ही हुआ है कि ये हिस्सा जो है ये प्रकाशित है। फिर यहाँ पे आएगा तो फिर यहाँ का हिस्सा थोड़ा सा प्रकाशित होगा, फिर यहाँ पे तो ये हिस्सा प्रकाशित होगा। तो इस तरीके से बटी हुई है। उत्तरी ध्रुव, वसंत ऋतु जो है यहाँ पे वसंत ऋतु आएगी जब सूर्य का प्रकाश ऐसे आएगा तो, और जब ऐसे आएगा पृथ्वी झुकी हुई है तो बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे धूप, तो बीच में तो धूप पड़ ही नहीं पाती, साइड साइड में थोड़ी बहुत धूप पड़ती है और वो भी कितनी ही पड़ेगी। तो यहाँ पे वसंत ऋतु आती है। और फिर यहाँ पे दक्षिण ऐनान 22 दिसंबर को है। ये सारी चीज़ें आपको अभी एनसीईआरटी आगे चल के समझाएगी। मैं अभी तुरंत एक्सप्लेन नहीं करना चाहती क्योंकि फिर एनसीईआरटी का मतलब नहीं रह जाएगा, फिर यही लगेगा कि मैं ही आपको सारे चैप्टर पढ़ा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि एनसीईआरटी जैसे आपको पढ़ाए आप वैसे ही पढ़िए क्रमशः। आओ कुछ करके सीखें। क्या आप जानते हैं कि एक दीर्घवृत्त कैसे बनाया जाता है? एक पेंसिल, 2 पिनें तथा एक धागे का छल्ला लीजिए। अब इन पिनों को कागज पर स्थिर कर दें जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। अब इन दोनों पिनों को घेरते हुए धागे के छल्ले को कागज पर रखिए। अब पेंसिल से धागे को कसकर तानते हुए पेंसिल को धागे के साथ घुमाते जाइए। अब जो आकृति कागज पर बनेगी वह दीर्घवृत्ताकार होगी। कुल दीर्घवृत्ताकार आई थिंक आप समझ रहे होंगे कि मतलब ये पूरा गोल नहीं है, थोड़ा सा ये ऐसे अंडाकार है, पूरा गोल नहीं होती है। चित्र में आप देखेंगे कि 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुका हुआ है। 21 जून देखते हैं कहाँ है, यहाँ पे 21 जून, और यहाँ पे क्या है कि ये जो उत्तरी गोलार्ध है, ये देखिए उत्तर का जो भाग है ये इधर साइड झुका हुआ है, ठीक है। ये आप देखिए ये उत्तरी गोलार्ध ऐसे झुका हुआ है। सूर्य की किरणें कर्क रेखा पर सीधी पड़ती हैं इस टाइम पर। इसके परिणाम स्वरूप इन क्षेत्रों में ऊष्मा अधिक प्राप्त होती है। ध्रुवों के पास वाले क्षेत्रों में कम ऊष्मा प्राप्त होती है क्योंकि वहाँ सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं। उत्तर ध्रुव सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तर ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। चूँकि उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, इसलिए विषुवत वृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होता है। 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर ऐनांत कहते हैं। मैंने कहा ना एनसीईआरटी आपको खुद समझाएगी। तो अब देखते हैं एक एक लाइन करके कि सूर्य की किरणें क्या होती हैं 21 जून को इस पर सीधी पड़ती हैं कर्क रेखा पर। देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए ये कहाँ है, ये है कर्क रेखा। सॉरी मैं इससे दिखाती हूँ। ये जो है ये देखिएगा, ये है कर्क रेखा। और जब ये पृथ्वी ऐसे झुकी हुई है
और 21 जून को जब पृथ्वी इस अवस्था में आती है, जब उत्तरी गोलार्ध झुक जाता है, तो ये क्या, ये एकदम सेंटर में आ जाती है कर्क रेखा। तो यहाँ जो सूर्य का प्रकाश है ये एकदम इस पे ऐसे डायरेक्ट पड़ता है, प्लस जो उत्तरी ध्रुव है उस पर भी तिरछा सूर्य का प्रकाश पड़ता है। तो इसमें उत्तरी ध्रुव पे भी क्या है, गर्मी का थोड़ा, गर्मी का मौसम मतलब बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, बहुत कम प्रकाश आता है, लेकिन हाँ यूजुअली जैसे बहुत ठंडक रहती है उससे थोड़ी सी राहत हो जाती है। और जो 21 जून के दिन जो होता है, जब सीधी पड़ती है, तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो जाता है। सूर्य की रेखा सीधी पड़ेगी तो यहाँ पे सबसे बड़ा दिन हो जाता है और रात छोटी हो जाती है। तो हम इसे क्या कह देते हैं, उत्तर अयनांत 21 जून को। आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। ये कर्क रेखा है और ये जो है वो प्रकाशित एरिया है। और ध्रुव जो है वो सूर्य की तरफ झुका होता है तथा उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर 6 महीने तक लगातार दिन रहता है। और जैसे कि सूर्य के बहुत बड़े भाग में सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है, उत्तरी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्राप्त होती है, दक्षिणी गोलार्ध के उतने भाग में नहीं मिलती है। तो क्या होता है कि विषुववृत्त के उत्तरी भाग में गर्मी का मौसम होगा। आप ये रिलेट कर पा रहे होंगे कि सूर्य की किरणें जहाँ पहुँचेंगी वहाँ गर्मी का मौसम होगा। 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं। 22 दिसंबर को, जून से 6 महीना लग जाता है तब जा कर के मकर रेखा पर आती हैं चीज़ें, तब दक्षिणायनांत का समय आता है। चूँकि सूर्य की किरणें मकर रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इसलिए दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग में प्रकाश प्राप्त होता है, सेम उसी तरीके से जैसे उत्तरी गोलार्ध में था। इसलिए दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। इसके ठीक विपरीत स्थिति उत्तरी गोलार्ध में होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को दक्षिण अयनांत कहा जाता है। क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है? देखते हैं। अब देखिए, यहाँ पे 22 दिसंबर का टाइम है और जो ये पृथ्वी है, अब यहाँ पे जो है उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध की बात हो रही है। अब यहाँ पे दक्षिणी गोलार्ध जो है वो सूर्य की तरफ झुका है, उत्तरी गोलार्ध जो है वो बाहर की तरफ चला गया है। अब यहाँ पे जो रेखा आ रही है वो है ये है मकर रेखा। हमने ये कर्क रेखा देखी थी, ये है मकर रेखा। अब मकर रेखा क्या है, मकर रेखा सूर्य के एकदम सामने आ गई है। सूर्य का सीधा प्रकाश जो है मकर रेखा पे पड़ेगा और यहाँ पे दिन लंबा हो जाएगा, रात एकदम छोटी हो जाएगी, यानी कि दक्षिण अयनांत हो जाएगा और बहुत सारा प्रकाश जो है वो दक्षिणी गोलार्ध की तरफ मिलेगा। उत्तरी गोलार्ध को का इतना हिस्सा जो है वो तो नहीं मिल पाएगा, पर दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े हिस्से को सूर्य की रोशनी मिलेगी। तो यहाँ पे गर्मी का मौसम आएगा, यानी कि यहाँ पे गर्मी का मौसम दक्षिणी गोलार्ध के हिस्से में कब आ रहा है, दिसंबर में, जबकि उत्तरी गोलार्ध में गर्मी का मौसम कब आया था, जून में। तो यहाँ की जो कंट्री है वो गर्मी का मौसम यहाँ पे जून में रहेगा। और यहाँ पे जब यहाँ पे गर्मी चल रही है दक्षिणी गोलार्ध में दिसंबर में, तब यहाँ पे दिसंबर में क्या आएगी, ठंडी आएगी, क्योंकि यहाँ पे सूर्य का प्रकाश नहीं पहुँच पा रहा है। तो जो हम दिसंबर में यहाँ पे क्रिसमस मना रहे होते हैं उत्तरी गोलार्ध में, उस क्रिसमस को यहाँ हम कब मनाएंगे, गर्मी में। और चूँकि ऑस्ट्रेलिया इधर ही है, दक्षिणी गोलार्ध में है, तो ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, गर्मी में। तो ये आपको एनसीईआरटी ऐसे ही सोचने के लिए बताती है, जैसे आपको सिर्फ क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा एग्जाम में कि ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस कब मनाया जाता है, ठंडी में कि गर्मी में। तो आप कैसे सोचेंगे, जब आप एनसीईआरटी पढ़े रहेंगे तो आप समझ पाएंगे कि अच्छा दिसंबर में तो ऑस्ट्रेलिया नीचे के साइड में है और दिसंबर में तो यहाँ पे गर्मी पड़ती है दक्षिणी गोलार्ध में, तो यहाँ पे गर्मी होगी। तो आप ये सोच पाएंगे। यही है बुक पढ़ने का फ़ायदा। देखते हैं, यहाँ पे दक्षिण अयनांत होता है। और क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु में क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। और देखते हैं, अभी तो हमने 6 महीने के अंतराल पे देखा। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य की किरणें विषुववृत्त पर सीधी पड़ती हैं। 21 मार्च और 23 दिसंबर, ये भी मैं अभी आपको समझाती हूँ। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर नहीं झुका होता, इसलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। देखते हैं, ये विषुव है। ये पूरा पैरा ही इम्पॉर्टेंट है, तो मैं इसे पूरा हाईलाइट कर दे रही हूँ। फिर से अपने चित्र पे चलते हैं। अब ये देखिए, ये है 21 मार्च,
ये 21 मार्च है और ये 23 सितंबर है। अब आप देखेंगे कि जब यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की अवस्था यानी 22 दिसंबर तक पहुँचने में यहाँ पे भी पृथ्वी बीच में भी पहुँचती है। और पृथ्वी का क्या होता है, जो ये वाला हिस्सा है, बीच वाला हिस्सा है, वो एकदम ना ये वाला अक्ष जो है सूर्य के सामने आता है और ना ही ये वाला जो है, ना दक्षिणी ध्रुव सूर्य के एकदम सामने होगा ना उत्तरी ध्रुव, ये तिरछे होगा, ये भी तिरछे होगा। सूर्य के सामने क्या आएगी, विषुवत रेखा। यहाँ पे ये आपको अभी ऐसे दिख रही है, लेकिन ये जब आप बॉल लेकर के समझेंगे तो सूर्य का जो प्रकाश है वो बीच में यहाँ पे पड़ेगा, क्योंकि ये तिरछा है, इधर का भी प्रकाश निकल जाएगा, इधर तो पहुँच ही नहीं पाएगा। और वैसे ही जब इस स्थिति में, क्योंकि पृथ्वी हमेशा एक तरफ झुकी हुई है, वो खड़ी होती तो एक अलग बात होती है, झुकी हुई है, तो यहाँ पे भी जब 21 मार्च का टाइम आता है तो यहाँ पे भी वापस एक बार इस अवस्था में पहुँचने के पहले जो विषुवत रेखा, बीच की रेखा है, उस पे जो है सूर्य का प्रकाश एकदम सीधे जा कर के पड़ता है, ना कि ध्रुवों पर। तो क्या होता है कि यहाँ पर जो है दिन और रात एकदम बराबर हो जाते हैं। उत्तरी ध्रुव में भी दक्षिणी ध्रुव में भी जो दिन रात हैं उनका टाइमिंग एकदम बराबर हो जाता है। 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात, ऐसे करके चीज़ें होती हैं। 21 मार्च और 23 सितंबर को इस टाइम पे दिन बराबर रहते हैं। और जब यहाँ पे ग्रीष्म अयनांत क्या होता है, तो यहाँ पे 21 जून को यहाँ पे दिन बड़ा और रात छोटी हो जाती है। दक्षिण अयनांत को यहाँ 22 दिसंबर को यहाँ पे दिन बड़ा दक्षिणी गोलार्ध में और रात छोटी हो जाती है। यहाँ पे दिन और रात बराबर रहते हैं, क्योंकि सेम टाइम के लिए इस पे पड़ता है, मतलब एकदम बीच में, धरती के एकदम बीचों बीच प्रकाश पड़ रहा है, तो दोनों साइड जो है वो चीज़ें बराबर होंगी। और इसे क्या कहते हैं, हम विषुव कहते हैं। इसे वसंत विषुव कहते हैं, इसे शरद विषुव कहते हैं। क्यों? क्योंकि जब इधर से पृथ्वी इधर जाने वाली होती है ना, क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध को मेन मानते हैं, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में बहुत सारी कंट्रीज़ रहती हैं, दक्षिणी गोलार्ध में उतनी कंट्रीज़ नहीं रहती। तो जब इधर पहुँचने वाली होती है, जब इधर जाने वाली होती है दक्षिण की तरफ, दक्षिणी गोलार्ध में गर्मी होती है, तो यहाँ पे सर्दी हो जाती है उत्तरी गोलार्ध में, तो इसलिए हम इसे शरद ऋतु बोल देते हैं, मतलब कि विषुव बोल देते हैं, शरद ऋतु वाला। और यहाँ पे हम सॉरी आप समझिएगा कि जो इधर हम देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे शरद ऋतु आ जाती है और यहाँ पे वसंत ऋतु आ जाती है इस साइड में। आगे देखते हैं, 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। देखिए आपको एनसीईआरटी खुद समझा रही है। शरद ऋतु जो होती है वो उत्तरी गोलार्ध में होती है 23 सितंबर को, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है। देखते हैं, यहाँ है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में क्या होता है, शरद ऋतु होती है, यानी कि सर्दी का मौसम होता है, मतलब हल्का हल्का सर्दी जो है वो। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होती है, वसंत ऋतु होती है। इक्कीस मार्च को स्थिति इसकी विपरीत होती है, जब उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। इस प्रकार स्पष्ट है कि पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण दिन एवं रात तथा ऋतुओं में परिवर्तन होता है। तो आप समझ रहे होंगे कि दिन और रात में कैसे परिवर्तन हो रहा है और ऋतुओं में भी कैसे परिवर्तन हो रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में आप देखेंगे कि जब 21 मार्च को दक्षिणी ध्रुव इसके साइड में रहता है, तो दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है और उत्तरी गोलार्ध में वसंत ऋतु होती है, एकदम ठंडी ठंडी वाली वसंत ऋतु होती है। तो इन्हें आप इस जो ये पिक्चर है, इस चित्र को आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत इसे याद कर लेना है। ये जो चित्र अगर आपको याद रहेगा तो आपको निर्धारण करने में कि कब कौन से टाइम में किस जगह पे पृथ्वी पे क्या ऋतुएं चल रही होंगी, वो आपको समझने में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पे जून से चल रहा है, यहाँ पे सितंबर, फिर यहाँ पे दिसंबर आएगा, फिर मार्च और फिर यहाँ पे जून आएगा। 4 बार चीज़ें परिवर्तित हो रही हैं, मेन टाइमिंग लिखी हुई है। ये विषुव है 21 मार्च और 23 सितंबर, ये सब डेट भी याद रखनी है, ये सब एग्जाम में आती हैं। दक्षिण अयनांत 22 दिसंबर को होता है और उत्तरी अयनांत 21 जून को होता है। विषुव 2 बार होता है। और शरद ऋतु कैसे हो रही है, वसंत ऋतु कैसे हो रही है, ग्रीष्म ऋतु, शीत ऋतु कैसे हो रही है, वो आपको समझना होगा। अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या बोला गया है। आओ कुछ करके सीखें। एक ही दिशा में पृथ्वी के झुकाव को समझने के लिए मैदान पर एक बहुत बड़े दीर्घवृत्त बनाएं तथा छड़ी में लगा हुआ एक झंडा लें।
दीर्घवृत्त वाली रेखा पर कहीं भी खड़े हो जाएं, वहां से दूर स्थित किसी वृक्ष के सबसे ऊपरी हिस्से के किसी बिंदु की ओर झंडे से दिखाएं। अब झंडे को उसी स्थिर बिंदु की तरफ रखते हुए दीर्घवृत्ता पथ पर चलें। इसी प्रकार पृथ्वी का अक्ष हमेशा एक ही स्थिति में झुका हुआ रहता है। पृथ्वी के परिक्रमण तथा पृथ्वी के अक्ष के निश्चित दिशा में झुके होने के कारण ऋतु परिवर्तन होते हैं। तो ऋतु परिवर्तन का मेन कारण क्या है? क्योंकि उसका परिक्रमण है और मेन तो वो झुकी हुई है। अगर वो झुकी हुई नहीं होती तो भी शायद चीज़ें नहीं बदलती, किसी एक जगह पे सेम चीज़ें रहती, सेम ऋतु रहती, और किसी एक जगह पे सेम ऋतु रहती। वैसे जैसे हम जब झंडा लेके चलते हैं तो झंडा का मुंह हमेशा पीछे की तरफ होता है, वही उसी तरीके से कि वो हमेशा हवा से विपरीत रहेगा। तो उसी तरीके से अक्ष भी जो है, पृथ्वी हमेशा अपने अक्ष पे ऐसे झुकी हुई है, जिसके वजह से ऋतुएं बदल रही हैं। ये आपके अभ्यास के प्रश्न हैं जो कि बहुत सिंपल से हैं। लीप वर्ष क्या है, ये सारे आंसर आपको आपकी बुक में ही मिल जाएंगे। अगर आप इन्हें करके देखना चाहते हैं तो कर लीजिए। अगर क्वेश्चन हो पा रहे हैं तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं। अगले चैप्टर से मैं क्वेश्चन आंसर भी करा दिया करूँगी। अदरवाइज़ बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं जो कि आपको बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप वापस इस चैप्टर पे रुक करके रिवीजन कर सकते हैं, देख सकते हैं। और यहाँ पे आओ कुछ करके कुछ करें हैं, तो कुछ यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं जिनमें आपको बताना है प्रत्येक महीने की किस तारीख को होने वाले सूर्योदय एवं सूर्यास्त के समयों को स्थानीय समाचार पत्र की सहायता से लिखे तथा निम्नलिखित के उत्तर दीजिए। किस महीने के दिन सबसे छोटे हैं? किस महीने में दिन एवं रात लगभग बराबर होती है? यानी कि ये सब आपके जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उनमें ये सब चीज़ें आती हैं, तो वहाँ से आप देख सकते हैं। आपको चैप्टर जैसा भी लगा हो, यहाँ पे भी कुछ चीज़ें दी गई होती हैं खेलने के, इनको भी पढ़ना ज़रूरी है कि क्या क्या खेल बन रहे होते हैं। मैदान पर साफ संतुलित स्थान को चलिए, इस छड़ी को मैदान पर वहाँ खड़ी कर दें जहाँ छाया स्पष्ट है। तो ये सब बस वही है, प्रैक्टिकल करके देखने वाली चीज़ें हैं, इन्हें आप स्क्रीनशॉट ले करके देख सकते हैं। ये सब बहुत उस क्लासेस में पढ़ाई जा चुकी हैं। आपको जैसा भी चैप्टर लग रहा हो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट बनाए रखें। यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद। आप सबका बहुत बहुत आभार जुड़े रहने के लिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए विदा। अपना ध्यान रखिए, अपने परिवारजनों का ध्यान रखिए, अच्छा खाइए, हेल्दी रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और जुड़े रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।